ओके गाइस, वेलकम बैक। और अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। देखिए, ट्रेड जो होता है ना, इट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। ट्रेड और बिजनेस में क्या फर्क है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम इस पे आते हैं कि ट्रेड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये कह रहा है कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स the buying and selling of goods and services with the compensation paid by a buyer to seller, or the exchange of goods or services between parties. Trade can take place within economy between the producers and consumers. यानी आपका बायर क्या है, कंज्यूमर है, और आपका सेलर क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि चीज कोई ना कोई अपनी दे दे, चाहे वो सर्विस हो या गुड हो, चाहे उसका फिजिकल फॉर्म हो या नॉन फिजिकल फॉर्म हो, टेंजिबल गुड हो या इनटेंजिबल गुड हो, वो ऑफर करे एट अ सर्टेन प्राइस, सर्टेन वैल्यू पे, तो उसको हम क्या करें, कहेंगे ट्रेड। ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अगेंस्ट पैसा लिया जाता है, क्योंकि ट्रेड आपका इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। यानी वैल्यू एक्सचेंज होती है किसी ना किसी चीज की। आपने एक चीज दी, उसका एक वैल्यू था, और उसके अगेंस्ट आपने कोई चीज ली, चाहे वो पैसा हो या उसका कोई मुतबादिल अशिया हो। अब जिस तरह बार्टर सिस्टम में या पुराने जमाने में बार्टर भी चलता था, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता था, पैसे तो नहीं लेते थे, वहां पर क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होती थी, या एक्सचेंज ऑफ गुड अगेंस्ट गुड, या एक्सचेंज ऑफ सर्विस अगेंस्ट सर्विस। तो जैसे कि होता है ना देहातों के अंदर, अभी जो है ना, मेरे ख्याल में इस सीजन में या कुछ एक दो महीने पहले गंदम की कटाई थी। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है वंगार का। वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होंगे वो उनको ज्यादा समझ में आएगा। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि गंदम की कटाई पूरे विलेजर्स या जो गांव वाले हैं एक साथ आते हैं किसी बंदे की, या एक एक करके सबकी, और वो करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो है मुस्तफ़ा की गंदम की कटाई की, और बाकी लोग उसकी आगे गंदम की कटाई पे, उसकी कटाई हो गई, सारी चीजें मुकम्मल हो गई, उसके बाद मैं अपनी गंदम की कटाई करूंगा, तो फिर मुस्तफ़ा ने आके वही सर्विसेज देनी होगी, मुझे हेल्प आउट करना होगा गंदम की कटाई के अंदर। वहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। पैसे नहीं ले रहे हम एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे को वही काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रही है या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो रही है। ऐसे ही जो फिजिकल गुड्स होती हैं उनके अंदर भी, मिसाल के तौर पर मेरे पास गंदम अच्छी है, गंदम पड़ी है, और चावल नहीं है मेरे पास, तो जिसके पास चावल होंगे तो वो मुझे आके चावल देगा, और मैं उसको गंदम दूंगा। उसमें थोड़े पिटफॉल्स हैं, कुछ मसाइल है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, बार्टर सिस्टम का। अभी आते हैं ट्रेड के ऊपर। ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट some monetary value or some good or service value। सही है। उसके बाद इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। ट्रेड एक होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है एक कंट्री के अंदर, उसको हम इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं और डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। डोमेस्टिक यानी कंट्री लेवल या नेशनल लेवल या होम लेवल, या इंटरनल ट्रेड भी हम उसको कहते हैं, या प्रोविंशियल लेवल, इंटर प्रोविंशियल लेवल हम उसको कह सकते हैं, या इंटर सिटी लेवल हमारा ट्रेड है। अब ये जो इंटरनल ट्रेड है, अब उसके अंदर भी काफी सारे अकसाम आ जाते हैं कि इंटर सिटी आपका ट्रेड है, आपका ट्रेड इंटर प्रोविंस है, सिंध से पंजाब है,
तो या आपका जो ट्रेड है, अगर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कॉम्बो है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका है जो स्टेट की हैसियत रखता है, और दूसरे इलाके ऐसे हैं जो कि सूबों की हैसियत रखते हैं। वो आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता तो अच्छे से मैं आपको समझाता कि स्टेट के क्या फंक्शंस और पावर होते हैं और प्रोविंसेस के क्या होते हैं। खैर, हम आते हैं ट्रेड की तरफ ना, कि अगर कश्मीर के दरमियान और सिंध के दरमियान कोई ट्रेडिंग होती है, तो वो इंटर प्रोविंस एंड स्टेट, यानी स्टेट और प्रोविंस के दरमियान ये ट्रेड हो रहा है। हो कहाँ रहा है? एक कंट्री के अंदर आएगा, किस डोमेन के अंदर? इंटरनल ट्रेड के अंदर या नेशनल ट्रेड के अंदर। एनीवे, उसके बाद हम आते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है, कंपनीज जैसे ही अशिया बनाती हैं तो वो बल्क अमाउंट में होलसेलर्स को देती हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको देती है कि यार ये आप हमसे बल्क अमाउंट में ले लें, और आपने जाके रिटेलर को देना होगा, अपना कुछ अमाउंट रख के, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे बेचना होगा। तो ये कौन सा ट्रेड होगा? होलसेल, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स या जो होलसेलर्स हैं वो बाय करें कंपनी से मटेरियल, गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, फिनिश गुड हो या सेमी फिनिश गुड हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, वो बाय करेंगी और सेल करेंगी किसको? रिटेलर्स को। तो ये क्या कहलाएगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क अमाउंट। ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोड्यूसर्स आर सर्विस प्रोवाइडर्स टू रिटेलर्स, यानी बीच में ये जो मिडिल पर्सन हो रहा है वो होलसेलर हो रहा है। यानी ट्रेड एक ऐसा कोई ना कोई एजेंट बीच में खड़ा करता है जो कि सेलर और बायर को फैसिलिटेट करता है, यानी सेलर से चीजें ली और आगे किसी बायर को दे दी। तो ये क्या कहलाता है? एक ट्रेड। ऐसे ही रिटेल ट्रेड है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? होलसेलर से चीजें बाय कर ली और फिर दोबारा सेल कर ली किसको? कंज्यूमर्स को। तो एक रिटेल ट्रेड कहलाता है। सही है। फिर हम आते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी आपने कंट्री के अंदर जितने आपके प्रोड्यूसर्स हैं, तो आप खुद भी हो सकते हैं या जो दूसरे हैं प्रोड्यूसर्स, उनसे आपने माल इकट्ठा किया, प्रोडक्ट्स लिए, सर्विसेज लिए, और आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरे कंट्री को आपने चीजें सेल की। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट ट्रेड। बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल आसान चीजें हैं, लफ्जों के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है, लफ्जों के अंदर ही मायने छुपी हुई है। और ये ऐसे वर्ड नहीं है कि नए हैं, ये बिल्कुल पुराने नॉर्मल किस्म के वर्ड हैं। आप लोगों ने मीडिया पे सुना होगा और इधर उधर आप लोग सुनते रहते हैं। या आपका अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है तो ये वर्ड आपने कई मरतबा सुने होंगे। फिर आते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि बाहर से आपने चीज खरीदी और डोमेस्टिक यानी कंट्री के किसी बायर को या कंट्री के अंदर जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको आपने सेल कर दी। ये क्या कहलाएगा आपका? इम्पोर्ट ट्रेड, यानी बाहर से आपने चीज ली और अंदर बेच दी, कंट्री के अंदर आपने दे दी। ठीक है। और उसके बाद ये है एंट्री पोर्ट ट्रेड। ये ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट या सर्विस बाहर कंट्री से ली और लेकर दोबारा सेल कर दी किसी दूसरे कंट्री को। मिसाल के तौर पर अ, मैंने इंडिया से कपास खरीदी और कपास दोबारा रीसेल की अमेरिका को, चाइना को या किसी और कंट्री को। तो ये क्या कहलाएगा? एंट्री पोर्ट ट्रेड। और फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं, बैरूनी तिजारत भी बोल सकते हैं।
उसमें ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग और सेलिंग होती है, या आप अपने कंट्री के बाहर से चीजें लेते हैं और वहीं सेल करते हैं, वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये जो इंपोर्ट ट्रेड है और एक्सपोर्ट ट्रेड है, ये दोनों एक्सटर्नल ट्रेड के टाइप्स हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, it also called foreign trade. It has no boundary. Anyone from globe can buy and sell anything to any region or state of the world. ठीक है। अब आते हैं बार्टर के ऊपर। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर इसके पहले वाले में देखना, वो इंपोर्ट वाला आपने बताया ना, जी उसमें एक पॉइंट रहेगा। सर पीछे करना स्लाइड्स को, पीछे। स्लाइड्स पीछे करें एक दफा। ठीक है। सही है। हाँ सर, ये थर्ड पॉइंट जरा वापस बता दें। सेकंड स्लाइड। नहीं, थर्ड स्लाइड में। हाँ ये थर्ड पॉइंट, हाँ ये वाला। ये हाँ, ये एक दफा वापस समझा दें, मेरा नेट इशू था, मैंने सुना नहीं। एंट्री पोर्ट ट्रेड समझाऊं? जी सर। हाँ देखिए, एंट्री पोर्ट ट्रेड में ये होता है कि आपने एक कंट्री से चीजें ली, माल लिया, मटेरियल लिया, प्रोडक्ट ली, गुड ली, और दूसरे कंट्री को बेच दी, उसको सेल कर दी। आपने अपने कंट्री के अंदर उसको सेल नहीं करना। आप किसके लिए सेल कर रहे हैं, किसके लिए बाय कर रहे हैं? किसी थर्ड कंट्री के लिए या दूसरे कंट्री के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? एंट्री पोर्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने कोई चावल लूं या गंदम लूं इंडिया से, और उसको दोबारा एक्सपोर्ट करूं किसी थर्ड कंट्री के पे या सेकंड कंट्री, या जैसे कि अपना बंगाल हो गया, यूएसए हो गया, अफगानिस्तान हो गया। यानी मैं एक फैसिलिटेटर पे ऊपर तौर पे काम कर रहा हूँ दो कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक साथ तजारत नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी कंट्री को से मैं चीजें ले रहा हूँ और मैं अपना मुनाफा रख के आगे बेच रहा हूँ दूसरे कंट्री को। यानी पाकिस्तान अगर कोई चीज खरीद रहा है इंडिया से, तो वो अपने लिए नहीं खरीद रहा, वो दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए खरीद रहा है, इंपोर्ट के लिए नहीं खरीद रहा। तो ये क्या कहलाएगा? इंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बार्टर सिस्टम। देखिए, ट्रेड जो है ना, दो चीजों पे चलता है, एक मॉनेटरी सिस्टम पे चलता है, दूसरा बार्टर सिस्टम पे। मॉनेटरी सिस्टम क्या है? चीजें आपने सेल करी या बाय करी, उसके अगेंस्ट या तो आपने पैसा दिया या तो आपने पैसा लिया, ऐसा ही होता है। तो वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेड। ये दोनों चीजें ट्रेड, लेकिन एक में पैसा यूज हो रहा है। मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या फाइनेंस के अंदर भी पढ़ाया जाता है, या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि आपने कोई चीज ली, उसके लिए आप यूज कौन सी क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू पूरा करने के लिए। जिस तरह ये मोबाइल है, ठीक है, ये 40,000 की मोबाइल है, तो अब मैं ये इसके लिए पैसे दे रहा हूँ या कोई और चीज दे रहा हूँ, या मैं जो है कोई मोबाइल ही ले रहा दे रहा हूँ, दूसरा मोबाइल इसके एक्सचेंज में। अगर मोबाइल के एक्सचेंज में कोई दूसरा मोबाइल दे रहा हूँ, तो ये क्या होगी? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। और पैसे दे रहा हूँ तो वो मॉनेटरी। लेकिन ये जो पैसे है ना, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है कि कोई चीज मैं लेता हूं तो उसके अगेंस्ट ये चीज दूं आगे वाली पार्टी को या आगे वाले बंदों को। तो ये क्या कहलाएगा?
मॉनेटरी सिस्टम और मोबाइल के अगेंस्ट में कोई और चीज दूं, मिसाल के तौर पर 40,000 का मोबाइल है तो मैंने 20 मन गंदम के दे दिए, ठीक है, या 10-15 मन चावल के दे दिए, क्या हो गया? गुड के अगेंस्ट गुड दी मैंने, आप चीज के अगेंस्ट चीज दी, शय के बदले शय दी, पैसा नहीं दिया। वहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेरा शय था, अशिया था, चीज थी, पैसा नहीं था। तो खैर, उसके बाद हम आते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि बार्टर इकनॉमी जो है, जब उसके पास कैश नहीं है तो वो चीजों की एक्सचेंज करके प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, ट्रेड को स्टेब्लिश कर सकती है। मिसाल के तौर पर हमारी इकनॉमी के अंदर पैसा नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान इकनॉमी के अंदर पैसे नहीं है या जल गए, जैसे हो सकता है ये मलिक रियाद के पास पैसे पड़े हों और वहां पर लोगों ने आके वहाँ पैसे जला दिए हों, तो अब प्रोडक्शन तो करनी है ना, ट्रेडिंग तो करनी है। अब मेरे पास चावल पड़े और दूसरे के पास अपना गंदम पड़ी है, किसी के पास दूध पड़ा है, किसी के पास अंडे पड़े हैं, तो जाया हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका हल क्या है? फिलहाल के तौर पर भाई इनको बोलो कि आप जो है एक दूसरे के साथ हिसाब किताब करें और अपना चीजें के बदले चीजें दे दें, ताकि आप भूखे ना मरें या आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मुतासर ना हो। तो ये उस सूरत में बार्टर सिस्टम काम आता है। अब जिस तरह बड़े बड़े क्राइसिस होते थे, अभी 2007 और 2008 के अंदर एक क्राइसिस हुआ था ना, अब उसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था मैन्युफैक्चरर्स को और प्रोड्यूसर्स को कि आप जो है चीज़ें बेचें, चीज़ें दें, फिलहाल के तौर पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी दें, एक्सचेंज करें गुड्स की और सर्विसेज की। तो तब तक उन्होंने करेंसी छाप दी, बाकी चीज़ें कर ली, सेटलमेंट्स कर ली गवर्नमेंट ने। तो ये उस सूरत में क्या है, बार्टर सिस्टम वहां पर एक्शन में आता है। तो चूंकि ये नाकाम हो चुका है, इसको माइनर लेवल पे गवर्नमेंट ने, खासतौर पे यूएस गवर्नमेंट ने इसको यूज किया था, ये जो क्राइसिस चला था, उसके बाद उन्होंने करेंसी वगैरह छापी और बाकी चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि आप जो चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तबादला कर रहे हैं जिन चीजों का, उनकी इवेल्युएशन करना बहुत मुश्किल बात है। अब जैसे कि मैंने मोबाइल लिया 40,000 का और गंदम दी 20 मन, अब उसकी इवेल्यूशन कैसे करूंगा? देखिए 20 मन तो एक बहुत बड़ा जो है बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी वॉल्यूम है, बहुत बड़ी मिकदार है, और ये आपका मोबाइल तो एक पाव का है। मैं तो बोलूंगा ना कि भाई आप 40 मन के जितने मोबाइल दे दें, तभी जाके मेरी इवेल्यूशन होगी, तभी जाके आपका, आप जो चीज आप दे रहे हैं वो बराबर होगी मेरी चीजों के हिसाब से। तो ये बड़ा मसला है कि इवेल्युएट किस तरह किया जाए, नापा किस तरह किया जाए चीजों को, ठीक है। तो इवेल्युएशन करना एक बड़ा इशू है बार्टर सिस्टम के अंदर। बिजनेस क्या है? एनीबडी कैन एनीबडी टेल? Sir, producing, buying and selling. सर प्रॉफिट कमाना गुड्स और सर्विसेज के जरिए। प्रॉफिट ट्रेड से नहीं कमाया जाता? सर कमा सकते हैं। सर ट्रेड में मेरे ख्याल से प्रोड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, चीज़ों को ख़रीदना और बेचने का होता है, जबकि बिजनेस में अपनी चीज़ें हम खुद बनाते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सर यस
सर्विस देकर या गुड्स बेचकर? देखें, बिजनेस इज अ रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सारी जगहों पर आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर मिलेगी उसकी डेफिनेशन, लेकिन वो एक रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मोबाइल लिया और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने सेल कर दिया किसी को। फॉर एग्जाम्पल मुस्तफ़ा को दिया या आयशा को दे दिया मोबाइल ये, ठीक है। और उसके बाद में अपने काम में लग गया, आयशा अपने काम में लग गई या मुस्तफ़ा अपने काम में लग गया, तो ये क्या बिजनेस कहलाएगा क्या? सेल तो नो मैंने सर, इसमें भी आपने करी, बेचा थोड़ी है। नो सर। क्यों नहीं नो कहलाएगा सर। बिजनेस? बिजनेस सर इसलिए दोनों नहीं कहलाएगा दोनों क्योंकि बिजनेस नाम है रेगुलरिटी का, लॉन्ग टर्म का, वन टाइम का काम नहीं है बिजनेस, ठीक है। और हम फिर पढ़ते हैं आज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स। कॉमर्स या ट्रेड एक ही चीज होती है, बिजनेस थोड़ा डिफरेंट होती है कॉमर्स से या ट्रेड से। ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ बाय करके आपने सेल करना होता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है फिर? बिजनेस के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो और क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन। जिस तरह मैंने ये मोबाइल लिया ना, अगर मैं उसको एज अ बिजनेस कंसीडर कर रहा हूँ, चलो चंद मोबाइल लिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो उसमें वैल्यू एडिशन करूंगा। अगर मैं सिंपल ट्रेडर हूँ तो ये मोबाइल जैसे ही लिया, फॉर एग्जांपल 38,000 में लिया और उसको सेल कर लिया 40,000 में, तो ये तो एक ट्रेडिंग हो गई कि आपने बाय करके सेल किया। लेकिन जब आप इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये कवर था, ये मैंने ऐड किया, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कवर, ठीक है। और इसमें कोई पीछे देख वो भी लगता है, कुंडा भी लगता है, वो मैंने ऐड किया, या कोई और चीज इसमें वैल्यू एडिशन की, तो ये क्या कहलाएगा? बिजनेस। एक चीज ये। दूसरी चीज, ये मोबाइल बनाया ही मैंने, इसका मदरबोर्ड, इसका सेंसर, इसका कैमरा और इसकी स्क्रीन, इसका अंदर का निज़ाम, इसका टच पैड, कीपैड, ये सारी मैंने बनाई और अब मैं सेल कर रहा हूँ, ये भी बिजनेस कहलाएगा। तो ट्रेड में और बिजनेस में क्या फर्क है? देखिए, ट्रेड में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, चावल आपने लिए और भेज दिए। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने क्या होगा, चावल का जो आता है ना, सारियूं बोलते हैं सिंधी में, आप उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोई अगर सिंधी लड़का है तो बता दे मुझे कि सारियों को उर्दू में क्या बोलते हैं। देखिए, जब आपके पास चावल आते हैं ना तो उसके साथ एक छिलका होता है ऊपर से, नहीं राइस तो वही चीज है, तो वो छिलका रिमूव होता है। किसान जैसे आपको चावल देते हैं ना तो छिलके के साथ आता है। तो जो प्रोड्यूसर होगा या जो बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, एक छड़ाई वाली मशीन होती है, ठीक है, जिससे उसके छिलके उतरते हैं और वो हाथ जो है ना साफ होके सिर्फ आपके पास राइस आ रहे होते हैं व्हाइट कलर के। तो वो अगर छिलके रिमूव करके आपको दिए जा रहा है, दिए जाए, तो ये क्या है, अपना बिजनेस। लेकिन छिलके के साथ ही आपको सारियां दी जाएं, चावल दिए जाएं, जिस तरह किसानों के से आए। मिसाल के तौर पर किसानों से 2,000 में एक मन आता है, यानी 40 किलोग्राम आपको 2,000 के अंदर मिल रहे हैं, और आपने 2500 के प्राइस के ऊपर 500 रख के आगे भेज दिए,
तो ये क्या है, ट्रेड है। लेकिन आपने छिलके उतारे सारे अपना चावल के, उस राइस के, और फाइनल गुड करके सेंड कर दिया या सेमी फाइनल, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस। तो कोर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है बिजनेस में, कि बिजनेस इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये रिलेशन बता रहे हैं कि ट्रेड इज पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ बिजनेस इंटरप्राइज। ट्रेडिंग किसके अंदर आती है, आपकी बिजनेस के अंदर आती है। ये हो सकता है ये आपको एमसीक्यूज दिया जाए या आपसे सवाल पूछा जाए कि आप ये बताएं कि ट्रेड और अपना बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, और फिर कौन सी चीज किसके अंदर आती है, यानी इसकी अम्ब्रेला क्या है और इसका रिफ्यूजी क्या है। रिफ्यूजी समझते हैं ना, कि जो उसके नीचे साया लेता है या उसको अ, उसके उसी से कोई एडवांटेज ले रहा होता है। अब ट्रेड साइकिल क्या है, देखिए आप अपना उस पे उम्र पे नहीं जाए, आप काम पे जाए, आप लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया है। फेज ऑफ ट्रेड साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या है, एनीबडी कैन टेल। सर मतलब जैसे तिजारत का एक वो साइकिल होता है ना, जैसे अकाउंटिंग का होता है। देखें, साइकिल बोलते हैं एक सर्कुलेशन को, एक पहिए को, या एक चक्कर को। पहिए के चक्कर में और एक साइकिल के चक्कर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पहिए का जो चक्कर होता है ना, उसमें डिग्री इक्वल होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आती, यानी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, दूसरी पॉइंट से तीसरी तक, तीसरी से चौथी तक। लेकिन साइकिल में क्या होता है, एक चीज ऊपर चली गई, फिर दूसरी नीचे, फिर तीसरी ऊपर, फिर चौथी नीचे, तो उसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा आती है। साइकिल में क्या है, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरह घूमती है चीजें। तो जो पहिए वाला या जो सर्कल वाला फेरा होता है, चक्कर होता है, उसमें और आपके ट्रेड साइकिल साइकिल के अपना पहिए के अंदर ट्रेड साइकिल क्या है, ट्रेड साइकिल में ये है कि उसमें जो आपकी बाइंग और सेलिंग होती है वो मुतासिर हो रही है। कभी वो बढ़ जाती है, कभी वो कम हो जाती है, कभी वो डेवलपमेंट फेज में आती है, कभी वो पुष्ट की तरफ जाती है, कभी वो दवाल की तरफ जाती है, कभी वो रूज पे आती है। अब ये चीजें तो होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट या जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई चीज आजाद नहीं हो रही, आजादी से चीजें नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही। ये कोई ट्रेड के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं या साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो हवा में नहीं आती या किसी हवा के झोंके से नहीं आती। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, जो कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको इनकर कर रहे होते या उनको कॉज कर रहे होते। अब उसके बाद हम आते हैं अपना फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल की फीचर्स, फीचर्स समझते हैं ना, क्वालिटी। हर चीज की क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसे ही ट्रेड साइकिल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी जरनुल्लाह, आप बोलें। सर ये लास्ट स्लाइड में लिखा होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट हाई लो, तो ये थोड़ा बताइए ट्रेड साइकिल से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है। जी,
दोबारा सर बोलिए। जो अभी आप बता ट्रेड साइकिल का भी आप बता रहे थे ना, तो सर लास्ट वाले पैरा में लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई और लो, उसका थोड़ा सा बताइए कि ट्रेड साइकिल से लो और हाई पे। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके डिटेल में। ये बहुत सारे ट्रेड साइकिल हम पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके अंदर ये आएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिसेशन, बूम, ये तमाम तर चीजें मैं वहां जाके बताऊंगा आपको। अच्छा, अभी आते हैं हम फीचर्स के ऊपर। बिजनेस साइकिल, अच्छा देखें, ट्रेड साइकिल को हम इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हैं और बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं या ट्रेड साइकिल भी बोल सकते हैं। सबका मकसद क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन कैसे आ रही है। ठीक है। अब उसके बाद है कि अब बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या है, सिंक्रोनिक है। सिंक्रोनिक का मतलब समझते हैं? सिंक्रोनिक का मतलब है कि लिंक्ड है। जिस तरह आपका अकाउंट, आपकी जीमेल आपके पीसी से या आपके मोबाइल से कनेक्टेड होती है ना, आपका रिकॉर्ड कर रही होती है और सर्चिंग भी आपको उस हिसाब से देती है, सर्च रिजल्ट्स वगैरह। तो इस तरह आपकी बिजनेस साइकिल क्या है, सिंक्रोनिक है। यानी किसी एक सेक्टर के अंदर कोई चेंजेस आती है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कोई डाउनफॉल आता है। क्या आता है? डाउनफॉल, यानी प्राइसेस गिर जाती हैं और डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी वही हालत होगी, और जो ईंटें बनाने वाली इंडस्ट्री होगी उसके अंदर भी वही हालत होगी। सरिया, लोहा, उस इंडस्ट्री का भी सेम सिनेरियो होगा, वहां पर भी मसले होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंक्रोनिक है। ट्रेड साइकिल जब रिसेशन की तरफ आता है या टर्निंग पॉइंट की तरफ आता है तो सब सेक्टर्स को वो लेके आ रहा होता है, कोई सेक्टर नहीं बचता। और मिसाल के तौर पर अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई मसला आता है, वहां पर कोई लिक्विडिटी क्रंच आता है, लिक्विडिटी क्रंच समझते हैं ना, कि कैश का डेफिसिट हो जाना, तो सारे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज एकदम बैठ जाएंगे। वो क्यों बैठेंगे? क्योंकि बैंक से उनके पास लोन्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, जिसकी थ्रू वो रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरीज भी दे रहे हैं, अपना ऑफिस भी मेंटेन कर रहे हैं। तो एक रिपल इफेक्ट होता है, हर जगह पे उसका इम्पेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर, एक बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि कोई भी चीज अगर इकोनॉमी में इनकर होती है तो उसका एक इम्पेक्ट है। कोई भी चीज हवा में नहीं चलती। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन अ ट्रेड साइकिल पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, यानी जो खुशहाली आती है वो बदहाली के बाद आती है। प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली या रिकवरी या बूस्ट या बूम। अनएम्प्लॉयमेंट देखें, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन होता है और इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल सिवियर हो जाती हैं, तो क्या होता है, गवर्नमेंट आगे उसमें इंटरवेन कर रही होती है। ठीक है, इंटरवेन जैसे करती है तो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। जैसे हमारे यहाँ कोविड हुआ, उसके बाद का पूछो सर से। सर आ गए वापस। सर की आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑफ है मेरे ख्याल से। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक ऑफ है। सर आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही सर।
सर आपका माइक चेक करें, ऑफ है। अब आ रही है आवाज? हेलो? हाँ भाई यस सर, अभी आ रही है। अब आ रही। हाँ, ये ऑटो म्यूट हो जाती है, नो सर। या तो आप कोई वहां से जादू कर रहे हैं। अब ठीक है सर, अब ठीक है। खैर, अच्छा, हम आते हैं उसके बाद बिजनेस साइकिल, सॉरी, प्रोस्पेरिटी फॉलोड बाय डिप्रेशन। ठीक है, यानी जिस तरह हम बोलते हैं ना कि रोजों के बाद ईद आती है, तो ऐसे ही कोई भी इकनॉमी जब डाउनफॉल की तरफ जाती है, सर स्लाइड भी शेयर कर दें। चली जा चुकी है या बर्बाद हो चुकी होती है, तो उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स और एक्टर्स मैदान में आ जाते हैं और उसी इकनॉमी की या उसी कंट्री की हेल्प कर रहे होते हैं। अब वो WHO, स्लाइड शेयर कर दे। सर स्लाइड शेयर नहीं हो रही। या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। सर स्लाइड शेयर नहीं हो रही सर आपकी। अच्छा ठीक है, सही। सर अच्छा, उसके बाद हम ठीक है, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन है उसका आपको कॉन्सेप्ट और जो उसकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई, राइट? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल इज रिकरेंट एंड रिदमिक, prosperity is followed by depression and vice versa. रिकरेंट का क्या मतलब है? कि रीअकर, वो होता रहता है, यानी आप हर वक्त ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के किसी न किसी पॉइंट पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड साइकिल से फ्री हैं या बिजनेस साइकिल से फ्री हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो कभी जीडीपी आपकी इंक्रीज हो रही है, कभी आपकी जीडीपी डिक्रीज हो रही है, कभी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही, कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी प्रोडक्शन आपकी गिर रही है, कभी प्रोडक्शन आपकी ऊपर जा रही है। तो एक प्रोसेस है और ये एक लाइव प्रोसेस है, यानी जब तक जिंदा है, जब तक ये दुनिया है, तो तब तक ये किसी न किसी ट्रेड साइकिल से चल रही होती है। और ट्रेड साइकिल की कोई उम्र होती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। कोई कंट्री जो है ना मुसलसल डिप्रेशन में रह सकता है, कोई कंट्री मुसलसल रिकवरी के फेज में रह सकता है, कोई कंट्री मुसलसल डेवलपमेंट के फेज में रह सकता है, कोई कंट्री मुसलसल रिसेशन के फेज में रह सकता है, या दुनिया भी रह सकती है, पूरी दुनिया भी रह सकती है। इसमें वो कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री रहे। उसके बाद अ ट्रेड इज साइकिल, सॉरी, अ ट्रेड साइकिल इज असिमेट्रिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर